जब कुछ देखकर इंसान की सांसें थम जाएं, जब डर से इंसान की रूह तक कांपे, तो अंदाजा लगाइएगा कि उस इंसान के जहन में कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हों और अचानक आपका सामना कुछ ऐसी शक्तियों से हो जाए जो आपकी सोच और समझ से बिल्कुल परे हो, तो आप करेंगे क्या? नमस्कार, माय टॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 242। रमेश के साथ प्लेन में बैठे सभी को यही लग रहा था कि उनका आखिरी पल अब कभी भी आ सकता है। प्लेन बहुत ही तेजी से हवा में झटके खाता हुआ नीचे जा रहा था। कुछ ही पलों में जमीन पर गिर के प्लेन को क्रैश हो जाना था। हर एक पैसेंजर सिर्फ दुआ कर रहा था इस वक्त कि किसी तरह जान बच जाए। अंदर पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। हर किसी को अपनी अभी तक की जिंदगी ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई फिल्म हो। रमेश का भी यही हाल था। रमेश पेशे से सीए था, बैंक में अच्छी पोजीशन पे काम करता था। अक्सर ही ऐसी ऑफिशियल ट्रिप के लिए आना जाना पड़ता था, लेकिन ये ट्रिप ऐसी आखिरी बन जाएगी ये नहीं सोचा था उसने। रमेश बस हार मान के आखिरी बार घर परिवार वालों को और भगवान को याद कर ही रहा था कि तभी उसके बगल वाली सीट पर बैठे पैसेंजर ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत रमेश साहब, कुछ नहीं होगा आपको, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे आप। उस आदमी का इतना कहना भर ही था कि राकेश अपनी नींद से जागा और देखा तो प्लेन बिल्कुल ठीक उड़ रहा था और बगल वाली सीट पर बैठा आदमी सचमुच रमेश का हाथ पकड़े उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। और ये वही आदमी था जिसे अभी अभी रमेश ने अपने सपने में देखा था। रमेश ने अपना हाथ छुड़ाया और उठकर सीधा बाथरूम की तरफ चला गया। वहां जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और निकलकर वापस अपनी सीट तक आया तो देखा कि वो आदमी जो उसकी बगल में बैठा था अब वो वहां नहीं था। हवा में तो वो आदमी गायब होने से रहा, पीछे वाले बाथरूम में गया होगा शायद। रमेश यही सोचकर अपनी मिडल सीट पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था और सोचने लगा कि वो आदमी ना होता तो चुपचाप वो विंडो सीट में शिफ्ट हो जाता। लेकिन उस आदमी को गए काफी देर हो चुकी थी, तकरीबन 25 मिनट। फ्लाइट लैंड होने में 10 मिनट ही बचे थे। रमेश ने एयर होस्टेस को बुलाया और पूछा कि वो आदमी जो उसके बगल वाली सीट पर था वो अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आया है। एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसकी पूरी रो में रमेश अकेला पैसेंजर ही है, उसके अलावा वहां और कोई नहीं है। रमेश को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ एयर होस्टेस की बात का। वहां बहस करने का कोई मतलब नहीं था, जरूर उसने सीट बदल ली होगी। यही सोचकर रमेश अपनी सीट पर बैठा रहा। प्लेन लैंड हुआ, सारे पैसेंजर उतरे। रमेश जानबूझकर आखिर में उतरा ताकि सारे पैसेंजर को देख सके, लेकिन वो आदमी सचमुच फ्लाइट में नहीं था। आखिर वो आदमी हवा के बीचों बीच 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते प्लेन से एक जीता जागता आदमी कहां चला गया? इस एक सवाल ने उसका सर घुमाए रखा लगेज बेल्ट पर पहुंचने तक। आखिरकार लगेज बेल्ट पर पहुंचकर चुपचाप सोचता हुआ अपने बैग्स के आने का इंतजार करते हुए रमेश ने देखा सभी के बैग्स एक एक करके आ गए थे। पूरा का पूरा बेल्ट खाली हो चुका था। आसपास के पैसेंजर भी जा चुके थे। तभी दूसरी ओर जहां से बैग्स आ रहे थे वहां से एक आखिरी बैग बेल्ट पर गिरने की आवाज हुई
और जल्दी से बैग लेकर रमेश वहां से वापस घर पहुंचे, यही सोचता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही रमेश के पांव बर्फ की तरह जहां थे वहीं जम गए, क्योंकि सामने से लगेज बेल्ट पर सफेद कफन में लिपटी एक लाश उसकी तरफ ही आ रही थी। रमेश हिल भी नहीं पा रहा था, उसका बदन ठंडा हो गया था, उसे चक्कर आ रहे थे और वो लाश जैसे ही उसकी आंखों के सामने आई तो चलती हुई बेल्ट अपने आप रुक गई और उस लाश का चेहरा देखते ही रमेश वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि ये वही आदमी था जो प्लेन में रमेश के ठीक बगल में बैठा था। जब आंख खुली तो देखा उसे बिठा करके एयरपोर्ट पे ही स्टिचेस दिए जा रहे थे। जो डॉक्टर उसे स्टिचेस दे रहा था, रमेश की आंखें खोलते ही स्टिचेस लगाते हुए उसने हंसते हुए कहा, अरे अरे हिलिए मत वरना खून बहेगा, और आप इतनी आसानी से तो मर नहीं सकते ना। स्टिचेस लगाते हुए उस आदमी ने इतना कहने के बाद अपना मास्क हटाया तो रमेश ने देखा कि ये वही आदमी था जिसकी लाश उसने देखी थी। रमेश ने डर के मारे उससे कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इतने में ही सामने से एक डॉक्टर अंदर आकर चिल्लाया, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप अपने साथ? सामने लगे शीशे में रमेश ने देखा तो पाया कि वो अपने सर पे लगे स्टिचेस को खुद ही एक के बाद एक तोड़े जा रहा था। वहां पहुंचे डॉक्टर ने तुरंत उसे संभाला और खून रोकने के लिए मरहम पट्टी दोबारा कर दी। रमेश को उसके बाद अपने घर वालों का ध्यान आया तो उसने अपने फोन को ऑन किया और फोन के ऑन करते ही घर से तुरंत फोन आया, क्योंकि घर पे सब परेशान हो रहे थे। रमेश ने फोन पर ही बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद ऐसी चोटें देखकर सबका मुंह तो उतर ही गया था। साथ ही रमेश की मां ने उसके मुंह से पूरी बात सुनी तो वो घबरा गई और घबराकर वो रोने धोने लगी। उन्हें किसी तरह शांत करके रमेश अपने कमरे में चला गया। लेटे लेटे रमेश को एक लैंडलाइन रिंग होता हुआ सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रमेश घर पर नहीं था, अपने बैंक में ही था। धीरे धीरे ऐसे लगने लगा जैसे आसपास कई सारे लोग हैं। कुछ जाने पहचाने बैंक में साथ काम करने वालों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और एक आवाज उसे ये एहसास दिला रही थी जैसे उसका पलंग धीरे धीरे हवा में उठकर सीधा खड़ा हो रहा था। लोगों की आवाज बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसकी नींद तुरंत खुली। उसकी आंख खुलने के साथ ही पलंग एक जोरदार आवाज करते हुए हवा से नीचे जमीन पर गिरा, जिससे रमेश मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसकी नींद पूरी तरह से टूटी। रमेश की आवाज सुनकर उसके माँ और भाई दौड़े दौड़े आए रमेश के कमरे में। सर पे लगी गहरी चोट पे फिर से चोट लगी थी। फिर से ड्रेसिंग करने को एक डॉक्टर बुलवाया गया। उसने ड्रेसिंग करते करते हल्की फुल्की बातचीत से सारी बातें रमेश से पूछी। ड्रेसिंग पूरी करने के बाद डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर रमेश की तरफ उन्होंने पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले आप। रमेश अपने पलंग पर लेटे हुए ही अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला कि तभी टेबल से कुछ गिरने की आवाज से रमेश की नींद खुली
रमेश ने आंखें खोलकर पलंग पर लेटे लेटे ही देखा तो टेबल के पास एक पार्सल गिरा था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी रमेश को ये याद नहीं आ रहा था कि ये पार्सल कब और कैसे आया। रमेश ने तुरंत अपने माँ और भाई को चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाई और वो आ भी गए। बेहद डरे हुए रमेश को किसी तरह शांत कराया गया। रमेश का भाई थोड़ी ही देर के बाद दवाई लेने बाहर गया और उसकी माँ कुछ देर उसके पास बैठी रही और थोड़ी देर के बाद वो भी उठकर खाना बनाने किचन में गई। रमेश को लेटे लेटे नींद आ गई। काफी देर वो सोया रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर बार बार कभी कुछ दाएं गाल पर लगता तो कभी बाएं गाल पर। उसने एकदम झल्लाकर अपनी आंखें खोली। उफ यार! तो रमेश का हलक डर से एकदम सूख गया। वो चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रहा था और डर से उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि उसके ठीक ऊपर एक लाश लटकी हुई थी। रमेश ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बंद करके आंखें खोली तो वहां कोई लाश नहीं थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर एक ईमेल आया था। देखा तो ऑफिशियल मेल पर एक मेल आया था। मेल खुला तो किसी अनजान सेंडर ने उसे एक वीडियो क्लिप भेजा था। वीडियो डाउनलोड करके चलाया तो रमेश ने खुद को ही वीडियो में देखा। कोई उसकी टेबल के सामने बैठा था और बात हो रही थी कि कैसे लोन पास होगा। किसी एक बिजनेस प्लान के लिए उस आदमी ने लोन की बात की और रमेश ने उसे कहा, अरे साहब, आपका पैसा मैं पास करवा दूंगा, तो इसमें मेरा क्या मतलब कितना फ़ायदा है? देखिए सर, मेरी शादी होगी अगले साल, यूरोप टूर के लिए पैसे लगेंगे। उसके ठीक बाद एक और क्लिप थी जिसमें एक रोती हुई लड़की पे चिल्लाता हुआ रमेश कह रहा था, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? तुम मेरे लिए बस टाइम पास हो, टाइम पास, समझी? यह वीडियो किसी तरह लीक हो जाता तो नौकरी तो क्या, पूरा करियर चौपट हो जाता रमेश का। वीडियो खत्म होते के साथ ही रमेश के घर की डोरबेल बजी। रमेश के नाम एक पार्सल आया था जो उसकी मां ने उसे आकर दिया। पार्सल खोलते के साथ ही रमेश की आंखें एक बार फिर बड़ी होने लगी। जिंदगी भर की मेहनत, पढ़ाई लिखाई और सारी बेईमानियां सब उसे याद आने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का हर वो पल जहां उसने बेईमानियां या कुछ गलत किया था, उनकी तस्वीरें उस पार्सल में थी। रमेश तुरंत दरवाजे पर दौड़ कर गया तो देखा वो पोस्टमैन उसके घर से काफी दूर जा चुका था। उसके पीछे पीछे रमेश भागा उसे पकड़ने को, तो बाहर निकलते ही उसके पीछे भागते भागते सड़क तक रमेश कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। रमेश ने सड़क पर गाड़ियों और ट्रैफिक में अचानक ही खुद को फंसा हुआ पाया। चारों तरफ से बस आती जाती गाड़ियां और उनके हॉर्न बजे जा रहे थे। अचानक हॉर्न बजने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जिससे रमेश की नींद टूटी। उसने देखा कि वो अपने कमरे में ही है और अपने बिस्तर पर सो रहा है। रमेश की नजर टेबल पर रखे एक पार्सल पर गई। पार्सल खोलकर देखा तो ये वही पार्सल था जो उसने अभी अभी सपने में देखा था। रमेश ने तुरंत ही जहां से ये पार्सल भेजा गया था वो पता देखने के लिए पार्सल का लिफाफा उलट पुलट कर देखा तो उस पर एक पोस्ट ऑफिस का पता लिखा हुआ था। चोटें लगने के बावजूद भी अगली ही ट्रेन पकड़कर रमेश वहां के लिए निकल पड़ा। उस पोस्ट ऑफिस तक पहुंच के रमेश ने देखा चिलमिलाती धूप में सूखी उड़ती धूल और गर्म लू के बीच एक छोटे से कमरे में
एक आदमी बैठा था। उस कमरे में घुसकर उस आदमी को उस पार्सल के बारे में पूछे इससे पहले कि उस आदमी ने चश्मे को नाक पर लाके रमेश को देखते हुए कहा, ये दिनेश ने भेजा था आपको। यहाँ से सीधा आगे इस पगडंडी पे 2 किलोमीटर जाइए और फिर दाएं मुड़कर तीसरा खेत उसी का है, वहीं मिलेगा वो आपको। रमेश उस तेज धूप में चलता हुआ उस खेत की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी एक गड्ढे को खोदे जा रहा था और अंधाधुंध मिट्टी निकाले जा रहा था। रमेश उसके पास पहुंचा तो वो आदमी नीचे गड्ढे में खुदाई कर रहा था। रमेश सारे फोटो उसको दिखा के उस पर चिल्लाता हुआ बोला, तुम ही दिनेश हो? तो तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने बड़ी शांत तरीके से अपने फावड़े को कंधे पर लिया और आराम से गड्ढे से बाहर आया। फिर उसके एक ही झटके में उस फावड़े से रमेश के सिर पर खींच के मारा। रमेश वहीं गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो बहुत तेज दर्द हो रहा था और साथ ही एक आवाज उसे सुनाई दे रही थी। रमेश महसूस कर पा रहा था कि बांस का एक ढांचा बनाकर उस पे रमेश के हाथ फैला के कस के बांधे गए थे। पूरी तरह से ढांचे से बांधने के बाद उस आदमी ने अपने हाथ में सफेद चूना लिया और रमेश के चेहरे पर धीरे धीरे अपने हाथों से चूने का लेप लगा दिया और फिर हंसता हुआ एक शीशा लेकर आया और रमेश को उसकी शक्ल दिखा के कहा, रमेश बाबू, कौवे डरेंगे ना इससे कि थोड़ा और रंग लगा दूं। इतना कहते कहते दिनेश ने अपना गमछा चेहरे से हटाया तो रमेश को उसकी शक्ल देखते ही सब कुछ याद आ गया। ये दिनेश एक किसान था। जमीन की बेहतरी के लिए बैंक से लोन लेने रमेश से मिलने शहर गया था। रमेश ने इससे रिश्वत मांगी थी। दिनेश की हालत बहुत खराब थी, फिर भी जमीन वगैरह गिरवी रख के उसने रमेश को पैसे तो दिए, लेकिन रमेश तो सारे पैसे गमन कर गया और दिनेश का लोन भी पास नहीं हुआ, जिस कारण एक गरीब किसान को खुदकुशी करनी पड़ी। लेकिन ये सब याद करके अब कैसा फायदा। रमेश चिल्ला न सके, इसीलिए उसके मुंह में कपड़ा हलक तक ठूसकर ऊपर से मुंह को बांधा गया। बादल गरजे और जोरों की बरसात शुरू हुई। राकेश को घसीटते हुए उसी खेत के बीचों बीच ले जाकर वहां जिंदा गाड़ दिया। आज इस बात को 2 साल होने को आए हैं। पूरे गांव के किसान बहुत खुश हैं क्योंकि चील, कौवे, बाज और चूहे उनके खेतों में अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो सब तो खेतों के बीचों बीच लगे बांस पर लटकी रमेश की लाश को देखकर भाग जाते हैं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।